वेलकम बैक टू विव स्टडी। मेरा नाम है संतोष कुमार। आइए आज हम देखेंगे एमबीए फोर्थ सेमेस्टर का एक स्पेशलाइजेशन है फाइनेंस जिसमें सब्जेक्ट है मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। आज हम बात करेंगे फाइनल एग्ज़ाम की, जो यूनिट 1 से लेकर 5 तक हमने इसे मिक्स करके बनाया है, यूनिट वाइज बनाया है। और एक बात ध्यान रखिएगा आप लोग, प्ले लिस्ट में इस सब्जेक्ट का पूरा डिटेल्ड वीडियो है, तो आप उसको भी देखें। इस वीडियो के भरोसे ना एग्ज़ाम देने जाएं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं फाइनल एग्ज़ाम। यूनिट 1 में है फाइनेंशियल सिस्टम एंड मार्केट, जिसमें पहला टॉपिक है फाइनेंशियल सिस्टम क्या है, क्या होता है फाइनेंशियल सिस्टम। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं हम। ये एक व्यक्ति है, ठीक, और ये क्या है, बैंक है, और ये है बिजनेस, किसी व्यक्ति का बिजनेस, ठीक। ये व्यक्ति जॉब करते करते, कम से कम जॉब करते करते ये क्या करता है, सेविंग करता है, पैसों की सेविंग करता है, ठीक। अब अगर इसे नॉर्मल अकाउंट में रखेगा तो 3 से 4% का उसे रिटर्न मिलेगा। अब ये व्यक्ति क्या सोचता है कि मैं इसको इस बैंक में एफडी के लिए दे देता हूँ, इस बैंक में एफडी के लिए दे देता हूँ। अब बैंक इसको 7 से 8% का रिटर्न देगी। अब बैंक जब कस्टमर को प्रॉफिट दे रहा है 7 to 8%, तो बैंक को भी कुछ ना कुछ चाहिए होगा। दूसरी तरफ है एक बिजनेस, एक व्यक्ति जो अपने बिजनेस को क्या करना चाह रहा है, बढ़ाना चाह रहा है, और इसको चाहिए क्या, लोन। तो ये आपके जमा किए हुए एफडी में ये बैंक क्या करता है, ये आपके एफडी का जो पैसा है वो बैंक को लोन के रूप में दे देता है। और जब लोन के रूप में देता है तो ये बैंक इस बिजनेस से 10 to 11% इंटरेस्ट चार्ज करता है। इस बैंक ने इस बिजनेस को लोन में दिया है तो उससे 10 to 11% चार्ज करता है, ठीक। इस व्यक्ति को 7 to 8% रिटर्न मिल रहा है, और ये लोन देने पर 10 to 11% इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो बैंक को इसमें 2 से 3% का फ़ायदा होता है। ये इतनी सारी चीज़ें जो हो रही है, इसी को हम क्या कहते हैं, फाइनेंशियल सिस्टम कहते हैं। कि पैसा एक जगह से दूसरी जगह में जाता है और दूसरी से तीसरी जगह में जाता है, और रिटर्न में प्रॉफिट बन के आता है, ठीक। उसे हम फाइनेंशियल सिस्टम कहते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। इसमें हम पहले देखते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ये क्या करते हैं, पब्लिक से पैसा इकट्ठा करके एक बड़ा सा फंड बनाते हैं। जैसे कि ICICI लार्ज कैप, ठीक, SBI कैपिटल मार्केट, LIC। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कौन होते हैं, जो इन जैसी संस्था पब्लिक से फंड क्या करती हैं, इकट्ठा करती हैं, और बदले में उनको रिटर्न मिलता है, जिसे हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कहते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का सिर्फ एक ही से मतलब है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन कौन से हैं, जैसे ICICI लार्ज कैप, SBI कैपिटल, LIC, ठीक है, ये सब आप लोग जानते ही होंगे, ठीक। आगे देख लेते हैं फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट कैसे काम करता है, इसको मुख्य 2 रूप से बांटा गया है। कैपिटल मार्केट जो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, मनी मार्केट जो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ठीक। मान लीजिए कोई एक बिजनेस है, ठीक, किसी व्यक्ति का बिजनेस है, और वो अपने बिजनेस के जरिए एक फैक्ट्री लगाना चाहता है, बिजनेस के जरिए वो फैक्ट्री लगाना चाहता है, ठीक। और इसको चाहिए 100 करोड़ रुपीज़, 100 करोड़ रुपए चाहिए। और इस व्यक्ति के पास इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए पैसा तो है नहीं। वो क्या करता है, कैपिटल मार्केट से लॉन्ग टर्म के लिए 10 साल या 20 साल के लिए 100 करोड़ रुपए क्या करता है, पब्लिक से उठाता है, शेयर एंड डिबेंचर के जरिए। शेयर को और डिबेंचर मतलब अपनी कंपनी का थोड़ा सा हिस्सा पब्लिक को देके
उनसे पैसा इकट्ठा करती है। ये होता है कैपिटल मार्केट, ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। और जैसे जैसे इसका डेट 10 से 20 साल के लिए बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे शेयर्स और डिबेंचर के जो जिन्होंने अपना शेयर खरीदा हुआ है उनको प्रॉफिट मिलता चला जाएगा। ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, जहाँ से कंपनीज पैसा उठाती है, जिसे हम कैपिटल मार्केट कहते हैं। ठीक, अब बात कर लेते हैं मनी मार्केट, शॉर्ट टर्म। मनी मार्केट की बात कर लेते हैं जो शॉर्ट टर्म। ठीक, एक तरफ है SBI और एक तरफ है HDFC। ठीक, एक तरफ है SBI और एक तरफ है HDFC। अचानक SBI को 100 करोड़ की ज़रूरत पड़ गई, अचानक 100 करोड़ की ज़रूरत पड़ गई और सिर्फ 24 घंटे के लिए 100 करोड़ रुपए इसे चाहिए, ताकि लोगों के जो ट्रांजैक्शन है उसको बैलेंस किया जा सके। अब ये क्या करेगी, SBI HDFC के पास जाएगी और बोलेगी कि मुझे 24 घंटे के लिए 100 करोड़ रुपए चाहिए। तो HDFC शॉर्ट टर्म मतलब 24 घंटे के लिए 100 करोड़ किसे देगी, SBI को देगी, और वो इंटरेस्ट के साथ वापस HDFC को करेगी, जिसे क्या कहते हैं, मनी मार्केट का कहते हैं। यही होता है क्या, फाइनेंशियल मार्केट। ठीक, आगे चलते हैं। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, जैसे कि आपने इसमें दो चीजें हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इसमें दो चीजें हैं, जैसे कि एक बैंक FD है और एक कॉरपोरेट FD है। बैंक FD आपको 8 से 9% देगा। ठीक, और कॉरपोरेट FD है ये आपको 12 से 13% देगा। ठीक, अगर इन्वेस्टर बैंक FD में इन्वेस्ट करते हैं तो उनको 8 से 9% मिलेगा। अगर कॉरपोरेट FD में वो इन्वेस्ट करते हैं, मतलब कंपनियों को जैसे पैसों की ज़रूरत होती है, तो वो क्या करते हैं, एक स्कीम लेकर आते हैं कि हमको पैसों की ज़रूरत है, तो हम पब्लिक को एक FD के जरिए एक स्कीम प्रोवाइड करते हैं। उनको हम कितना रिटर्न देंगे, 12 से 13% देंगे। तो इन्वेस्टर क्या करता है, इस कॉरपोरेट FD में जाके इन्वेस्ट करता है। यही होता है क्या, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। और इसके बदले जो रिसिप्ट मिलती है, इसके बदले जो रिसिप्ट दी जाती है, इसे भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब बात आती है फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंशियल सर्विसेज बैंक किस किस प्रकार की सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, यह एक प्रकार का क्या है, फाइनेंशियल सर्विसेज है, जो बैंक अपने कस्टमर को प्रोवाइड करती है उनके अच्छे इनकम आने पर। ठीक, इस जैसे हम क्या कहते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज कहते हैं। अब बात कर लेते हैं फाइनेंशियल सिस्टम के मुख्य कार्य, ये कैसे काम करता है, जिसमें पहला पॉइंट है मोबिलाइजिंग ऑफ सेविंग्स। बैंक क्या करती है, जैसे कि आपके और मेरे अकाउंट में पैसे पड़े होते हैं, ऐसे कई लोग होते हैं, बैंक भी खुद रूल बना देता है कि आपको कम से कम अकाउंट खोलने पर आपको 1000 क्या करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। आपको 1000 मैनेज करना पड़ेगा अगर आप अकाउंट खुलवाते हैं तो ऐसे कई लोग होंगे अपने देश में, ऐसे बहुत लोग होंगे। तो ये क्या करता है, ऐसे हजार रुपए का एक फंड बना लेता है बैंक, जनता से पैसा कलेक्ट करके एक फंड बना लेता है। फिर इसके बाद क्या होता है, एलोकेशन ऑफ फंड। इसका क्या मतलब है, जैसे कि मान लीजिए गवर्नमेंट ने एक हाईवे बना रहे या फिर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक, तो वहाँ पर क्या होता है, बॉन्ड जारी होता है, बॉन्ड जारी होता है। तो यहाँ पर जो फंड इकट्ठा हुआ है, तो बैंक उस बॉन्ड को क्या कर लेती है, परचेज कर लेती है, ताकि इनको 2 से 3% का रिटर्न दिया जा सके, जो 1000 रुपये आपको बैलेंस मेंटेन करने के लिए बोला गया था। ठीक, तो ये सब चीज़ें होती है। रिस्क एलोकेशन, रिस्क एलोकेशन का क्या मतलब होता है, जैसे कि LIC की बात कर लेते हैं। ठीक, इसमें बहुत से लोग अपना क्या करते हैं, प्रीमियम के जरिए फंड जमा करते हैं।
प्रीमियम के जरिए फंड जमा करते हैं LIC में। और LIC में मतलब 100 में से किसी एक लोग, मान लीजिए 100 लोगों ने प्रीमियम जमा किया और किसी एक व्यक्ति का कुछ नुकसान हो गया, एक्सीडेंट हो गया या फिर उसकी मृत्यु हो गई, कुछ भी हो गया, तो जो आपने प्रीमियम जमा किया है तो उस व्यक्ति का यहाँ पर जितना भी नुकसान हुआ है तो उसकी फैमिली को पूरा कवर करती है आपके ही पैसों का यूज़ करके, ठीक, जिसे हम क्या कहते हैं, रिस्क एलोकेशन कहते हैं। तो ये था यूनिट 1 का शॉर्ट नोट्स, ठीक है। मैं आपको फिर से कहता हूँ कि इस वीडियो के भरोसे मत रहिएगा, प्लेलिस्ट में जाइए, इस सब्जेक्ट की डिटेल्ड वीडियो मिलेगी, उसको भी देखकर आप एग्ज़ाम देने जाइएगा, सिर्फ इस वीडियो के भरोसे ना रहें, ठीक। चलिए यूनिट 2 में देखते हैं स्टॉक एक्सचेंज ऑपरेशन। इसमें पहला पॉइंट है स्टॉक एक्सचेंज क्या है। जैसे कि आप लोग मार्केट जाते हैं कुछ खरीदने या फिर बेचने, तो आपको पता होता है कि इस दुकान से हमें कुछ खरीदना है और इस दुकान में हमें कुछ बेचना है। ठीक उसी तरह इन्वेस्टर्स अपने शेयर्स और डिवेंचर्स को क्या करते हैं, खरीदते बेचते हैं। तो उसका माध्यम क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज होता है। उसका माध्यम क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज होता है। इसमें 2 चीज़ें लिस्टेड है, क्या, एक BSE और एक NSE। BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो इन्हीं दोनों के माध्यम से क्या करते हैं, खरीदते बेचते हैं। हालांकि इनके बीच में एक ब्रोकर होता है, बिना ब्रोकर के आप डायरेक्ट कोई भी शेयर खरीद बेच नहीं सकते हैं बिना ब्रोकर के, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे स्टॉक एक्सचेंज में शामिल लोग। स्टॉक एक्सचेंज में कौन कौन शामिल होता है। सबसे पहला इन्वेस्टर ट्रेडर्स, मतलब बायर्स और सेलर्स, खरीदने वाला और बेचने वाला इसमें शामिल होता है। अब ये डायरेक्ट नहीं खरीद सकते BSE और NSE में, तो जो BSE और NSE है उसने किसको हायर किया है, स्टॉक ब्रोकर को, ठीक। 2 प्रकार के स्टॉक ब्रोकर, ऑफलाइन ब्रोकर जो आप मैनुअली जाकर उनको बोल के आप किसी भी कंपनी का स्टॉक खरीदने में हेल्प ले सकते हैं, ठीक। दूसरा आपने सुना होगा एंजल वन का, एंजल वन हो गया, अप स्टॉक्स हो गया, ठीक, जेरोधा हो गया। ये क्या है, ब्रोकर्स हैं। ये ब्रोकर्स आपको मदद करते हैं खरीदने और बेचने में। डिपॉजिटरी NSDL CDCL, ये क्या होता है, यह एक प्रकार का डिजिटल अकाउंट होता है, डिजिटल अकाउंट, जिसे हम डीमैट अकाउंट कहते हैं। डीमैट अकाउंट, जब भी आप कोई शेयर खरीदते या बेचते हैं तो आपका जो शेयर है डिजिटल रूप में इस अकाउंट में क्या रहता है, सेव हो जाता है, ऑटोमेटिकली जाकर सेव हो जाता है। उसका भी एक क्राइटेरिया है, उसको अगले टॉपिक में देखते हैं। इस टॉपिक में देखेंगे कि कैसे वो सेव होता है, ठीक। लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज, अब हम बात कर लेते हैं लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज। लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज क्या होता है, जैसे कोई कंपनी है वह अपना बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए स्टॉक मार्केट में लिस्ट होता है, ठीक। देखिए जोमेटो नाम की एक कंपनी है, रियल, ठीक। इसको अपना बिजनेस बढ़ाना है, ठीक है। बिजनेस बढ़ाने के लिए इसको 1000 करोड़ की ज़रूरत है और इस जोमेटो कंपनी के पास 1000 करोड़ है नहीं। तो ये क्या करेगा, यह स्टॉक मार्केट में लिस्ट करेगा अपनी कंपनी को क्या करेगा, लिस्ट करेगा। और जब लिस्ट होगा तो क्या निकालेगा, IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, मतलब अपनी कंपनी की हिस्सेदारी पब्लिक को देने की कोशिश करेगा कि मैं इस अपनी कंपनी की हिस्सेदारी आपको इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के जरिए देना चाहता हूँ। और जब ये कंपनी अपनी IPO निकालती है और लोग खरीदते हैं
तो इजीली 1000 करोड़ का जो इन्हें ज़रूरत थी, कैश की ज़रूरत थी, वो इन्हें इजीली मिल जाता है और उसके बदले उन्हें बेहतरीन रिटर्न मिलता है। जो इन्वेस्टर होते हैं इनके स्टॉक को खरीदते हैं तो उनको बढ़िया रिटर्न मिलता है, अच्छा प्रॉफिट मिलता है, 2 से 3 गुना 10 गुना ऐसे प्रॉफिट मिलता है। ठीक, तो ये होता है लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज़। ठीक, तो जोमेटो कंपनी क्या हो जाती है, स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हो जाती है। चलिए बात कर लेते हैं स्टॉक एक्सचेंज काम कैसे करता है। ऑर्डर प्लेसमेंट, मान लीजिए आपने किसी कंपनी का 100 शेयर खरीद लिया। ठीक, 100 शेयर की कीमत 1000 रुपये, 100 शेयर की कीमत 1000 रुपये। आपने सबसे पहला क्या कर लिया, ऑर्डर प्लेसमेंट कर दिया कि मैं ये इस कंपनी का 100 शेयर खरीदूंगा, 1000 रुपये मैंने लगा दिए। ऑर्डर मैचिंग, जब आपने 100 शेयर खरीदने का मन बनाया 1000 रुपये में, तो यहाँ पर कोई बेचने वाला भी तो होना चाहिए, कोई यहाँ पर बेचने वाला भी होना चाहिए कि आपने 100 शेयर खरीदा है और कोई बेचने वाला होना चाहिए जो 100 शेयर 1000 रुपये में बेच रहा हो। तो यहाँ पर ऑर्डर की मैचिंग की जाती है। जब मैच हो जाता है तो उसको क्या कर दिया जाता है, क्लियर कर दिया जाता है। ठीक, जो व्यक्ति खरीद रहा था और जो व्यक्ति बेच रहा था, इन दोनों के आपस के कनेक्शन को क्या करता है, मैच करके क्लियर कर देता है कि हाँ आपने शेयर खरीद लिया और आपने शेयर बेच दिया। ठीक, अब बात आती है सेटलमेंट की। ये सब एक ही दिन में नहीं हो जाता है, इसके लिए क्या चाहिए, T+1। T+1 मतलब, T का मतलब होता है ट्रेडिंग डे प्लस 1 डे, 1 डे। ठीक, मान लीजिए आपने मंडे को शेयर खरीदा तो आपके डीमेट अकाउंट में वह ट्यूसडे के मतलब ट्रेडिंग +1 मतलब एक दिन बाद आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। कौन सा अकाउंट, डीमेट अकाउंट। कौन सा अकाउंट, डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। स्टॉक मार्केट इंडिसेस, ये क्या होता है, स्टॉक मार्केट के इंडेक्स, 2 इंडेक्स है हमारे भारत देश में, एक है सेंसेक्स और एक है निफ्टी 50। सेंसेक्स BSE का इंडेक्स है, इसमें टॉप 30 कंपनीज हैं, टॉप 30 कंपनीज लिस्टेड है सेंसेक्स में। ठीक, अब बात कर लेते हैं निफ्टी 50। निफ्टी 50 किसका इंडेक्स है, NSE का, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसमें टॉप 50 कंपनीज लिस्टेड है, टॉप 50 कंपनीज क्या है, लिस्टेड है। ये है यूनिट टू स्टॉक एक्सचेंज ऑपरेशन। चलिए आगे चलते हैं। मैनेजिंग ऑफ इशूज ऑफ शेयर्स एंड बॉन्ड्स, मैनेजिंग ऑफ इशूज ऑफ शेयर्स एंड बॉन्ड। शेयर्स एंड बॉन्ड जो जारी किए जाते हैं उसको कैसे मैनेज किया जाता है। देखिए, शेयर जारी करना, जैसे किसी कंपनी को अर्जेंट में कैश की ज़रूरत है, अर्जेंट में कैश की ज़रूरत है, तो वो कंपनी क्या करती है, इक्विटी, अपनी कंपनी की इक्विटी पब्लिक को देती है, मतलब अपनी कंपनी का हिस्सा पब्लिक को देती है कि हमें कैश की ज़रूरत है, मैं अपनी कंपनी का हिस्सा मतलब अपनी कंपनी का शेयर आप लोगों को ऑफर कर रहा हूँ, तो आप क्या कीजिए, इस शेयर को खरीदिए और हमें कैश की ज़रूरत पूरी हो जाएगी। ठीक, बॉन्ड जारी करना, बॉन्ड जैसे कि गवर्नमेंट के पास कैश की कमी हो जाती है। ठीक, कैश की कमी कैसे हो जाती है, जैसे कि देश में डेवलपमेंट करना है, रोड बनाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, कोई मेट्रो बनाना है, या फिर कोई एक बड़ी बिल्डिंग खड़ी करनी है, पब्लिक सर्विस के लिए कभी कभी गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं रहता, तो गवर्नमेंट क्या जारी करती है, बॉन्ड जारी करती है। और जब बॉन्ड जारी करती है तो पब्लिक क्या करते हैं, पब्लिक उनको उस बॉन्ड को खरीदते हैं और गवर्नमेंट को पैसा मिल जाता है, और आसपास आप लोग जो भी डेवलपमेंट देख रहे होंगे वो उसी बॉन्ड के जरिए होता है। ठीक, और उसके बदले अच्छा खासा रिटर्न मिलता है। ठीक है, इशू मैनेजमेंट के 3 मुख्य हिस्से, इसको देख लेते हैं।
इशू मैनेजमेंट के 3 मुख्य हिस्से, प्री इशू मैनेजमेंट, इशू मैनेजमेंट और पोस्ट इशू मैनेजमेंट। ये क्या होता है प्री इशू मैनेजमेंट? जैसे कि कंपनी का प्रॉस्पेक्ट बनाना, सेबी से परमिशन इकट्ठा करना, सेबी से परमिशन लेना, ठीक। इशू मैनेजमेंट, इशू मैनेजमेंट क्या होता है? जैसे कि किसी कंपनी को अपना शेयर पब्लिक को देना है, तो उनके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करना, उनके फंड को इकट्ठा करना, ठीक, इसे इशू मैनेजमेंट कहते हैं। पोस्ट इशू मैनेजमेंट, पोस्ट इशू मैनेजमेंट इस पूरे जितने भी फंड को इकट्ठा किया है, जितने भी परमिशन ली है, ठीक, इन सब के फंड को क्या करना? मैनेज करना, आगे बढ़ाना, ठीक। एक एग्जांपल से इन तीनों को हम समझ लेते हैं। इस तीनों को हम समझ लेते हैं। मान लो एक रिलायंस इंडस्ट्री है, ठीक, रिलायंस इंडस्ट्री है। अब रिलायंस को एक न्यू बिजनेस स्टार्ट करना है, न्यू बिजनेस स्टार्ट करना है। उसके लिए रिलायंस को 1000 करोड़ की ज़रूरत है, 1000 करोड़ की ज़रूरत है, ठीक। अब ये रिलायंस इंडस्ट्री हर किसी के घर में जा जाकर तो ये नहीं बोलेगा कि मुझे 1 करोड़ की ज़रूरत है, तो आप एक काम करो, पैसे निकालो और मुझे अपने बिजनेस को ग्रो करना है, ठीक। ऐसा तो नहीं कर सकती, कहने वाली बात है, ठीक। तो इसके साथ क्या करेगा? यह आईपीओ निकालेगा। ये कंपनी क्या निकालेगी? आईपीओ। और आईपीओ जब भी निकाला जाता है तो इस इंडस्ट्री के बस की बात नहीं होती है कि उनके पूरे डॉक्यूमेंटेशन, उनकी पूरी रजिस्ट्री, उनके हर एक चीज़, हर डॉक्यूमेंट को, उनके फंड को मैनेज करना, इस एक अकेले कंपनी की बात नहीं बनती। तो ये कंपनी क्या करती है? मर्चेंट बैंक, मर्चेंट बैंक को हायर करती है और मर्चेंट बैंक को ये जिम्मेदारी देती है कि मुझे 1000 करोड़ की ज़रूरत है, तो आप एक काम करो, आप पब्लिक को आईपीओ निकालो, पब्लिक के लिए आईपीओ निकालो और मेरी कंपनी का शेयर उनको ऑफर करो। तो ये मर्चेंट बैंक उनके शेयर की कीमत लगाता है कि आपके एक शेयर की कीमत क्या होनी चाहिए, उसको कब पब्लिक, कौन सी डेट पर पब्लिक को ऑफर करना है, ठीक है। पब्लिक के एप्लीकेशन को सब कुछ मर्चेंट बैंक क्या करता है? मैनेज करता है, उनके फंड को इकट्ठा करता है, इशू मैनेजमेंट बनाता है, प्री इशू मैनेजमेंट करता है, पोस्ट इशू मैनेजमेंट करता है, मतलब हर चीज़, और ये फ्री हो जाता है। और मर्चेंट बैंक इसके बदले कुछ चार्जेस लेता है कि मुझे ये सब काम करने के लिए मुझे पैसे चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। मोबिलाइजिंग ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट। देखिए फिक्स्ड डिपॉजिट के 2 रास्ते हैं। एक है बैंक, जो आपको, बैंक एफडी, जो आपको 8% रिटर्न देगी। एक है कॉरपोरेट एफडी, जो 11 to 12% रिटर्न देगी, ठीक। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि अगर पब्लिक के पास जाएगी तो उसको नुकसान होगा, अगर पब्लिक बैंक के पास जाएगी एफडी कराने तो उसको 8% का रिटर्न मिल रहा है। वैसे कॉर्पोरेट एफडी होती है, कॉर्पोरेट अपना क्या निकालती है? फिक्स्ड डिपॉजिट निकालती है, और हम आपको ऑफर करते हैं 11 to 12%। तो इन दोनों के बीच में क्या चलता है? कॉम्पिटिशन चलता है, जितना ज़्यादा आप रिटर्न देंगे पब्लिक वहाँ जाएगी, ठीक है। तो ये होता है मोबिलाइजिंग ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट। आगे देखते हैं इंटर कॉर्पोरेट लोन। ये क्या होता है? जैसे कि हम बात कर लेते हैं टाटा ग्रुप की। टाटा ग्रुप की बात कर लेते हैं। इनके 2 हिस्से हैं, टाटा स्टील, ठीक, टाटा रिटेल, ठीक है।
टाटा स्टील और टाटा रिटेल। अचानक इस कंपनी को वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ जाती है, मतलब कैश की ज़रूरत पड़ जाती है, लेबर को पेमेंट करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने के लिए, रेंट पे करने के लिए टाटा स्टील को पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है, ठीक। और ये बैंक जाने के बजाय अपने ही ग्रुप से लोन लेने की कोशिश करती है। टाटा रिटेल के पास 100 करोड़ ऐसे पड़े हैं जो मतलब कि ऐसे ही पड़े हुए हैं, मतलब कि ये कहीं यूज़ नहीं हो रहे हैं, ठीक। और जब इस ग्रुप को पता चलता है कि टाटा स्टील में कैश की ज़रूरत है, वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत है, तो उस वक्त क्या होता है, इंटर कॉर्पोरेट लोन होता है। मतलब टाटा रिटेल इस टाटा स्टील कंपनी को इंटर कॉर्पोरेट लोन देती है। मतलब कितने की ज़रूरत पड़ी थी, 100 करोड़ की, 100 करोड़ की ज़रूरत पड़ रही थी। तो ये कंपनी क्या करती है, अपने ही कंपनी के ग्रुप में, इस कंपनी के दो ग्रुप हैं, टाटा स्टील और टाटा रिटेल। इंटर कॉर्पोरेट लोन उसे कहते हैं जो अपने ही कंपनी के ग्रुप, अपने ही ग्रुप में दो कंपनियां और उनको एक दूसरे को लोन देते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, इंटर कॉर्पोरेट लोन कहते हैं। ये यूनिट 3 था। चलिए आगे देख लेते हैं। यूनिट 4, डेब्ट सिक्योरिटाइजेशन एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। लीजिंग, लीजिंग का मतलब क्या होता है, रेंट, रेंट पर लेना। मान लो इंडिगो एयरलाइंस है, इसको अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए न्यू एयरप्लेन चाहिए, न्यू एयरप्लेन चाहिए, और वो एयरप्लेन 500 करोड़ का है, ठीक। और अभी इसके पास पैसा नहीं है, तो यह क्या करेगी, लीजिंग कंपनी से एयरप्लेन को रेंट पर ले लेगी। क्या कर लेगी, रेंट पर ले लेगी, ठीक। ऐसा तब किया जाता है जब किसी कंपनी के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो नया एयरप्लेन खरीद सके, तो वह लीजिंग कंपनी के पास जाती है रेंट पर एयरप्लेन लेने के लिए, ठीक। और जब रेंट पर एयरप्लेन लेता है तो लीजिंग कंपनी को फ़ायदा होता है, लगातार 5 सालों तक इसका रेंट आता रहेगा। लेकिन जो लीजिंग कंपनी है उस पर भी रिस्क बना होता है कि 5 साल बाद ये टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाएगी, नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी, तो फिर उस प्लेन का क्या होगा, ठीक। तो जो रेंट पर लिया है न्यू एयरप्लेन, इसको ऑपरेट ही कौन करेगा, इंडिगो एयरलाइंस, ठीक। इसकी मेंटेनेंस कौन देखेगा, इंडिगो एयरलाइंस। उसको लीजिंग कंपनी से कोई मतलब नहीं होता है, पूरा मेंटेनेंस, पूरी देख रेख इंडिगो एयरलाइंस करेगा, क्योंकि ये रेंट पर लिया है और पूरा मेंटेनेंस भी इसी को देखना है, ठीक। तो ये होता है लीजिंग, किराए पर लेना किसी चीज़ को। अब बात कर लेते हैं हायर परचेस। हायर परचेस क्या होता है, मान लो आपने एक ट्रक खरीदा, कैसे, ईएमआई पर, ट्रक खरीदा ईएमआई पर, ठीक, 20 साल के लिए, 20 ईयर्स। इसकी ऑनरशिप तब तक आपके पास नहीं आएगी जब तक आप पूरा ईएमआई पे नहीं कर देते। लेकिन हाँ, एक चीज़ है, इस ट्रक को आप चला सकते हैं, इस ट्रक को आप रेंट पर दे सकते हैं, इस ट्रक को आप कैसे भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक। अगर आपने टाइम पर ईएमआई पे नहीं किया तो जो हायर परचेस वाली कंपनी है, मतलब जो बैंक जहाँ से आपने लोन लेकर इस ट्रक को ईएमआई में कन्वर्ट कराया है, अगर आपने 20 साल के लिया है और 15 साल तक आपने इसको पे किया है और 5 साल आप पे नहीं कर पा रहे हैं, तो जो कंपनी है वो आपके ट्रक को उठा ले जाएगी, आपके ट्रक को क्या करेगी, उठा ले जाएगी, ठीक है। तो ये होता है हायर परचेस, और इसकी ऑनरशिप तभी आपके पास आएगी जब लास्ट ईएमआई आप पे कर देंगे, तो ये ट्रक भी आपका हो जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, हायर परचेस कहते हैं। आइए देखते हैं डेब्ट सिक्योरिटाइजेशन। डेब्ट सिक्योरिटाइजेशन क्या होता है, मान लीजिए आपका एक बिजनेस है, ठीक, आपका एक बिजनेस है और अचानक आपको वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ गई, ठीक। दूसरी तरफ क्या है, बैंक है, ठीक। बैंक ने 100 लोगों को क्या दे दिया है, लोन दे दिया है, लोन दिया है। अब इसको चाहिए कैश। कैश क्यों चाहिए, क्योंकि बैंक को चलाने के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ती है, अपने जो कर्मचारी है उनको सैलरी देना, इन सब की ज़रूरत पड़ती है। तो
इस बैंक ने 100 लोगों को क्या दे दिया है, फंड दे दिया है, ठीक है। अब इसको वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ रही है इस बैंक को, तो ये क्या करेगा, इन 100 लोगों के आधार पर एक नया पूल बनाएगा, फंड के हिसाब से पूल बनाएगा, ठीक। अब इस बिजनेस को वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत है आगे ग्रोथ करने के लिए, ठीक है। तो ये जो पूल है इस बिजनेस को क्या कर देता है, सेल कर देता है। सेल करने के बाद इस बैंक को क्या मिल जाता है, वर्किंग कैपिटल मिल जाती है, और इस बैंक को क्या मिल जाता है, वर्किंग कैपिटल के साथ साथ ग्रोथ करने का भी कैपिटल मिल जाता है, डेब्ट सिक्योरिटाइजेशन, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। हाउसिंग फाइनेंस। हाउसिंग फाइनेंस मतलब कि आपने घर खरीद रखा है, मतलब आपने घर खरीदना है, वो आ रहा है 50 लाख का, वो आ रहा है क्या, 50 लाख का, और आपने क्या किया, ईएमआई में कन्वर्ट करा लिया। ईएमआई में क्या कर लिया, कन्वर्ट करा लिया। जब आप ईएमआई में कन्वर्ट करा लिए 20 साल के लिए, ठीक, आप रियल ऑनर नहीं है, आप रियल ऑनर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आपने ईएमआई करवा रखा है 50 लाख में 20 साल के लिए, ठीक है, ईएमआई करा रखा है। इसकी ऑनरशिप तब आएगी आपके पास जब ये पूरे 50 लाख आप 20 साल के अंदर चुका देते हैं, तब आप ये घर पूरा का पूरा आपका हो सकता है, जिसे हम क्या कहते हैं, हाउसिंग फाइनेंस कहते हैं। हाउसिंग फाइनेंस नाम से ही पता चल रहा है कि घर को फाइनेंस कराना, घर को ईएमआई में कन्वर्ट कराना। अगर आप इस ईएमआई को पे नहीं कर पाते हैं तो वो जो बैंक है वो आपके घर को जब्त कर लेगी और नीलामी में आप वो अपना पैसा वसूल सकती है, ठीक है। क्रेडिट रेटिंग की बात कर लेते हैं। क्रेडिट रेटिंग क्या होता है, जैसे हम इंसानों का क्या होता है, क्रेडिट स्कोर होता है। जब भी हमको लोन चाहिए होता है तो क्या चेक किया जाता है, क्रेडिट स्कोर चेक किया जाता है, बैंक स्टेटमेंट चेक किया जाता है, और आपकी सैलरी पूछी जाती है। ठीक उसी तरह किसी कंपनी को अगर लोन चाहिए होता है, ठीक है, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं वो क्या चेक करते हैं, क्रेडिट रेटिंग चेक करते हैं, तभी आपको लोन मिलेगा। क्रेडिट रेटिंग 3 प्रकार से होता है, AAA, BB और सिंगल डी। AAA जिस कंपनी को मिला है मतलब कि ये सेफ है, इसको लोन दिया जा सकता है, ठीक। BB का क्या मतलब है, ये सेफ नहीं है, इसको मतलब लोन दिया भी जा सकता है और नहीं भी दिया जा सकता, मतलब विचार करते हैं। डी मतलब जो कंपनी दिवालिया हो चुकी है और वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब अपना बिजनेस फिर से खड़ा करना चाहती है, तो इस कंपनी को लोन नहीं मिलता है। यही होता है क्रेडिट रेटिंग, ठीक। अब बात कर लेते हैं क्रेडिट कार्ड की। क्रेडिट कार्ड क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए बैंक ने आपको क्रेडिट कार्ड दिया है, ठीक है, बैंक ने आपको क्या दिया है, क्रेडिट कार्ड दिया है। कितनी लिमिट है, 50,000 लिमिट है, ठीक। अब आपके पास कैश नहीं है, आपको क्या चाहिए, मोबाइल चाहिए। आपको क्या चाहिए, मोबाइल चाहिए। आप क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके 20,000 का आपने मोबाइल ले लिया, ठीक। आप क्रेडिट कार्ड को पैसे तो चुकाने पड़ेंगे, जब अगले महीने बिल जनरेट होकर आएगा तो आप इस जो 20,000 का आपने मोबाइल लिया है, इस 20,000 को पे करके वापस से 50,000 की लिमिट पा सकते हैं, ठीक। तो ये 1 महीने की सुविधा के लिए बनाया गया है कि, और ये दुनिया का सबसे महंगा लोन होता है। 34%, अगर आप ये 20,000 नहीं चुकाते 34%, 35% इंटरेस्ट देना होता है। ये दुनिया का सबसे महंगा लोन है, इसको सोच समझ कर ही यूज़ करें, और यूज़ कर भी रहे हैं तो 48 दिन पे या 45 दिन का टाइम मिलता है, तो उस टाइम पीरियड के अंदर आप इसे चुका दें, ठीक। तो ये था यूनिट 4। यूनिट 5 देख लेते हैं, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। बैंकिंग क्या, बैंकिंग एक ऐसी संस्था होती है जहां पर जनता के डिपॉजिट को स्वीकार किया जाता है और मांगने पर उसे वापस किया जाता है, ठीक। कैसे, जैसे कि आपके पास सेविंग अकाउंट होगा, ठीक, करंट अकाउंट होगा, ठीक, FD भी होगी। तो आप सेविंग अकाउंट में पैसा जमा करते हैं, करंट अकाउंट में लेन देन करते हैं, FD आप डिपॉजिट करती है। तो बैंक क्या करते हैं, आपके डिपॉजिट को स्वीकार करते हैं और आपकी मर्जी के हिसाब से जब भी आपको वापस पैसा चाहिए तो वो आपको रिटर्न भी करते हैं। यही होता है क्या, बैंकिंग। इंश्योरेंस की बात कर लेते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति
फैक्ट्री लगा रहा है, ठीक, कोई व्यक्ति फैक्ट्री लगा रहा है और फैक्ट्री लगाने के साथ साथ इसको आग का भी डर है कि फैक्ट्री में आग लग सकता है, फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए फायर इंश्योरेंस लेना चाहिए, ठीक। मान लीजिए आप अपना कोई माल विदेश भेजना चाहते हैं, एक्सपोर्ट करना चाहते हैं समुद्री जहाज के जरिए, ठीक, तो वहाँ पर क्या होता है, मरीन इंश्योरेंस होता है, मरीन इंश्योरेंस होता है। तो मरीन जब इंश्योरेंस होता है तो अगर कहीं नुकसान होता है या फिर कहीं आग लग जाती है फैक्ट्री में, तो उससे क्या किया जाता है, कवर कर लिया जाता है। ये होता है इंश्योरेंस का बेनिफिट, ठीक है। अब बात कर लेते हैं वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल का क्या मतलब होता है, सिंपल सी एक बात बोलूँगा, आपने शार्क टैंक देखा होगा, उसमें जो जज बैठे होते हैं वो क्या होते हैं, वेंचर कैपिटल होते हैं। ये लोग नए स्टार्टअप को फंड देते हैं, नए स्टार्टअप को फंड देते हैं ताकि उस नए स्टार्टअप का अच्छा खासा प्रॉफिट हो और उसके बदले उनको उनकी हिस्सेदारी मिलती है, इक्विटी मिलती है। जैसे कि हम बात कर लेते हैं, किसी स्टूडेंट ने सुपरमार्केट मैनेजमेंट सिस्टम बनाता है, सुपरमार्केट मैनेजमेंट सिस्टम बनाता है। अब इसको पूरे भारत देश में फैलाने के लिए 10 करोड़ की ज़रूरत है। अब ये व्यक्ति कहाँ जाता है, बैंक के पास जाता है। बैंक के पास जाता है तो बैंक सीधे मुंह पर मना कर देता है, क्योंकि ये आपका स्टार्टअप नया है, कोई भरोसा नहीं, डूब गया तो बैंक का नुकसान होगा। तो वहाँ पर एंट्री होती है किसकी, वेंचर कैपिटल की। वो इन स्टार्टअप्स पर क्या लगाते हैं, फंड लगाते हैं और इसके बदले 20% इक्विटी मांगते हैं। इक्विटी मांगते हैं, इक्विटी मतलब हिस्सेदारी मांगते हैं कि आपका जितना भी टर्नओवर होगा उसका 20% हमें प्रॉफिट चाहिए, ठीक, क्योंकि ये हाई रिस्क प्रॉफिट है सबसे ज़्यादा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो ये होता है वेंचर कैपिटल। अब बात कर लेते हैं फैक्टोरिंग, फॉरफेटिंग और बिल डिस्काउंटिंग। ये तीनों की कहानी एक जैसी है, इसमें थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। मान लीजिए एक बिजनेस है, ठीक, एक बैंक है, सॉरी, ये है कंपनी और ये है बैंक, ठीक है। इस कंपनी को कुछ खरीदना है, इस कंपनी से मान लो क्या खरीद लिया, टायर खरीद लिया, ठीक है, टायर खरीद लिया, कितने का, 50 लाख का, 50 लाख का टायर खरीद लिया इस कंपनी ने, इस कंपनी से, ठीक। 50 लाख का इसने क्या बना दिया, इनवॉइस बना दिया, 50 लाख का इनवॉइस बना दिया। अब ये कहता है कि मैं 60 दिन बाद इसका पेमेंट करूँगा, लेकिन इस बिज़नेस को चाहिए रिसेंट कैश, ताकि वो अपने लेबर्स को मैनेज कर सके, इलेक्ट्रिसिटी बिल को मैनेज कर सके, ऐसी कई चीज़ें हैं जिनको मैनेज कर सके। तो ये क्या करेगा, इनवॉइस ले जाकर बैंक में सेल कर देगा, ठीक। तो 50 लाख में वह अपना चार्ज काट के, मान लो 1 लाख रुपए चार्ज काट लिया और 49 लैक्स इसको दे दिए, ठीक, इस बिजनेस को दे दिए, ठीक है। अब ये बैंक क्या करेगा, इससे वसूली करेगा पूरे 50 लाख रुपए, तो बैंक को 1 लाख का फायदा होगा। ये कहाँ किया जाता है, एक कंट्री के अंदर किया जाता है, जिसे हम कहते हैं फैक्टोरिंग कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, फैक्टोरिंग कहते हैं। सेम इसी एग्जाम्पल को ये कंपनी के, ये देश के अंदर होता है तो फैक्टोरिंग कहलाता है। अगर ये देश के बाहर होता है, अगर कोई माल आप देश के बाहर भेज रहे हैं, आउट ऑफ कंट्री भेज रहे हैं, तो वो क्या हो जाता है, फॉरफेटिंग हो जाता है। फैक्टोरिंग में अगर ये कंपनी पैसा नहीं देती है तो इससे वसूला जा सकता है कि ये कंपनी पैसा नहीं दे रही है, आप पैसा दोगे। फॉरफेटिंग में
ये बिजनेस इससे पैसा लेके फ्री हो जाता है, अब इसकी सिरदर्दी है कि इस कंपनी से वसूले, मतलब आउट ऑफ कंट्री से वसूले, वो आपके पास वापस नहीं आ जाता। ये किस में होता है? फॉरफेटिंग में होता है। ठीक, अब समझ लेते हैं बिल डिस्काउंटिंग। बिल डिस्काउंटिंग क्या होता है? सिंपल सी बात है, ये जो इनवॉइस है, ये इनवॉइस आप ले जाओगे कहाँ? बैंक के पास, और बैंक से आप डिस्काउंट करा के 49 लाख रुपए ले लोगे। ये जो इनवॉइस है, इसको ही डिस्काउंट कराने को क्या कहते हैं? बिल डिस्काउंटिंग कहते हैं। तो ये है फैक्टोरिंग, फॉरफेटिंग, बिल डिस्काउंटिंग। तो ये था हमारा फाइनल एग्ज़ाम की वीडियो, महापरीक्षा। ठीक है, मैं आपको फिर से एक बात बोलता हूँ कि इस वीडियो के भरोसे ना रहें। प्लेलिस्ट में इस सब्जेक्ट की डिटेल्ड वीडियो है, आप उसको भी जाके देखें, इसके बाद एग्ज़ाम देने जाएं। ठीक, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया हो। थैंक यू सो मच।